Bryophytes. Bryophytes are terrestrial plants. They mostly grow in moist and cold habitats. Some species can grow in dry places, but they depend on moisture for the reproductive stage. ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो अ, पानी के अलावा ग्रो करते हैं, सॉइल के ऊपर भी ग्रो करते हैं, सम टाइम अगर मॉइस्चर मिल जाए वहाँ पे ग्रो करते हैं, इसलिए इनको अम्फीबियंस ऑफ लैंड प्लांट्स कहा जाता है। बट दे डिपेंड ऑन मॉइस्ट फॉर द रिप्रोडक्टिव स्टेज। जब उनकी रिप्रोडक्शन होनी होती है उस वक्त मॉइस्ट कंडीशन जरूरी होती हैं। ब्रायोफाइट्स आर वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन। दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल टेम्परेट subarctic or arctic regions. General structure of the bryophytes. Bryophytes show the alternation of generation. The alternation of generation, you must understand that. What is this condition? The alternation is alternation of generation is defined as the gametophyte produce the sporophyte and sporophyte produce the gametophyte. In this situation, the both type of the structures alternate each other, and such type of the structures are present in the bryophytes and in pteridophytes as well. Gametophyte. The dominant regeneration is bryophyte, in bryophyte as gametophyte. The vegetative plant body is a gametophyte. It has the small size. ये प्लांट बॉडी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती हैं, उसके बाद न्यूट्रिशन ब्रायोफाइट्स में वैसे ही होती है जैसे कि आमतौर पे फंजाई में होती है। फंजाई चूँकि डाइवर्स ग्रुप है, उसमें सैक्रोबिक किस्म के प्लांट्स भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, जबकि जो ब्रायोफाइट्स हैं ये ना ही ये सैक्रोबिक हैं ना ही पैरासिटिक हैं, ये बड़े ऑर्फन से प्लांट्स हैं। तो ये आमतौर पे ज़मीन के ऊपर भी जहाँ पे मॉइस्ट गीली जगह होती है वहाँ पे ग्रो कर जाती हैं, और जहाँ पे पानी होता है वहाँ भी सम टाइम ये ग्रो कर जाती है, खुश्क जगह पे भी ग्रो कर जाती हैं। तो इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो भी 3 तरह की होती है, जैसे कि आपने फंजाई में पढ़ी है, जैसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बहुत सारी स्पीशीज में मौजूद होती है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इसमें जो उसके वेजिटेटिव पार्ट्स होती हैं वो टूट फूट के नई जो है ना वो प्लांट्स को डेवलप करती हैं जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी एंथ्रेडिया प्रोड्यूस होती हैं, उसके बाद आर्चिगोनिया प्रोड्यूस होती है। आर्चिगोनिया जो है दिस इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन, और एंथ्रेडिया दिस इज द मेल सेक्स ऑर्गन। इनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है उसके लिए पानी जरूरी होता है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ द लैंड प्लॉट्स। दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइट, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दिस इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इसमें बड़ा डाइवर्स किस्म की स्ट्रक्चर्स होती हैं। मेल और फीमेल गमीट्स बनते हैं। मेल एंथ्रेडियम बनाता है, फीमेल आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम से एग रिलीज होती हैं, जबकि मेल जो है ना वो एंथेरोजोइड्स प्रोड्यूस करता है। तो जब फर्टिलाइज होते हैं तो सिनगेमी के जरिए, जैसे कि पहले हमने पढ़ा है सिनगेमी क्या चीज़ है। सिनगेमी इज द फ्यूजन ऑफ द गमीट्स। तो जाइगोट बनता है, जाइगोट फिर 2n, फिर स्पोरोगोनियम, फिर मदर सेल, उसके बाद मियोसिस कंडीशन या रिडक्शन डिवीजन आ जाती है। और ये जो डिवीजन है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद मियोसिस से पहले पहले जो सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है ये स्पोरोफाइट में होता है। उसके बाद गमीटोफाइट इसका स्टार्ट हो जाता है। तो गमीटोफाइट जो है वो आमतौर पे जो है ना 1n कंडीशंस होती हैं। स्पोर जो है ये भी 1n होते हैं। ये 2 किस्म के स्पोर्स इसमें बनते हैं। उसके बाद जब ये टर्मिनेट करते हैं तो ये प्रोटोनियम डेवलप करते हैं। अब प्रोटोनियम दिस इज द स्मॉल लोब लाइक स्ट्रक्चर्स फ्रॉम वेयर द ब्रायोफाइट अराइजेस। उसके बाद इनकी क्लासिफिकेशन है। इनकी क्लासिफिकेशन कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है।
तो इसको 3 मेजर डिवीजन्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले इसकी डिवीजन जो है उनको लिवर बर्ड्स कहा जाता है, उसको हम कहते हैं पेटिकोप्सिडा। तो ये पेटिकोप्सिडा जो होते हैं ये बड़े सिम्पलस सी फॉर्म के होती हैं। ये आमतौर पे रॉक्स और वेट सॉइल में ग्रो करती हैं। प्लांट बॉडी इनकी थैलस की होती है। तो थैलस, व्हाट इज अ थैलस? यू मस्ट नो दैट the structure that cannot be differentiated into root, stem and leaves is known as the thallus. उसके बाद दूसरी इसकी जो डिवीजन है वो ब्रायोप्सिडा है, जिसको मोसस भी कहते हैं। तीसरी उसकी है एंथेरोप्सिडा, इसमें एंथोसिरोस वगैरह मौजूद होते हैं। ये आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपने इनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है। इसमें से कोई एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन के अंदर। उसके बाद अफिनिटीज हैं ब्रायोफाइट्स की, जेम्बलेंसेस बिटवीन द ब्रायोफाइट्स एंड द एल्गी। कि ये अफिनिटीज इसलिए देखना जरूरी है कि एल्गी और ब्रायोफाइट्स में आपस में क्या ताल्लुक है। इसकी स्ट्रक्चर के लिहाज से, सेक्स ऑर्गन्स के लिहाज से या ग्रोथ के लिहाज से कौन सी चीजें सिमिलर हैं, कौन सी डिसिमिलर हैं। तो ये डिफरेंसेस हैं इनके दरमियान, एल्गी और ब्रायोफाइट्स के दरमियान। तो ये भी आपने गो थ्रू कर लेना है। उसके बाद टिडोफाइट के साथ इसकी अफिनिटीज हैं, उसकी रिजेम्बलेंसेस हैं, उसके बाद डिफरेंसेस भी मौजूद होंगे। तो लिहाजा ये चीज़ें आपने जस्ट गो थ्रू कर लेना है, कुछ ज़्यादा इसको रटा लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है उसकी पहली टाइप ब्रायोफाइट की, दैट इज द रिक्सिया। तो ये हेपेटिक ऑप्सिडा से ताल्लुक रखता है। इसकी क्लास है हिपेटसी, फैमिली इसकी रिक्सिएसी है और जीनस इसका रिक्सिया है। तो ये इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है। आप इजीली देख सकते हैं कि ये वेंट्रल स्केल्स हैं, ये एपिकल नोचेस हैं। उसके बाद ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर्स है, राइजोइड्स हैं, रूट की तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं। उसके बाद स्पोरोफाइट्स इसके ऊपर मौजूद होते हैं, जिनको हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होती है? दे आर प्रेजेंट ऑन डैम्प सॉइल और द मॉइस्ट रॉक्स इन हिली एरियाज। ये हिली एरियाज के अलावा भी जो है ना रिक्सिया मौजूद होता है। ये हमारे इलाकों में भी कई जगह पे पाया जाता है जहाँ पे सॉइल जो है वो मॉइस्ट रहती है, तो थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होता है। उसके अलावा नहरों के किनारों पे, जहाँ पे कभी आप देखें नहरें गर्मियों के मौसम में नहरों की जो पुलें होती हैं उसके नीचे या उसकी दीवार पे जहाँ पे एल्गी ग्रो कर रही होती है, वहाँ छोटे छोटे पत्तों वाले छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इस दीवार के साथ लगी होती हैं। बेसिकली ये रिक्सिया और मर्केंशिया की दो स्पीशीज हैं जो वहाँ पे मॉइस्ट कंडीशंस और ठंडी जगह पे ग्रो करती हैं। इसकी प्लांट बॉडी जो है वो मेटोफिटिक होती है। ये प्रोस्ट्रेट और रोजेट, रोजेट मींस दैट ये रोज के फूल की तरह उसकी स्ट्रक्चर होती है, गोल। A notch is present at the terminal and each branch the growth point is present in the notch. तो नॉच के अंदर जो है ना इसका ग्रोथ पॉइंट मौजूद होता है, जहां से नई ब्रायोफाइट्स जो है ना वो डेवलप करते हैं। उसके बाद राइजोइड्स होती हैं, ये स्मूथ वॉल्ड होती हैं, ट्यूबरकुलेट होती हैं। उसके बाद एनाटॉमी अगर इसकी देखें तो इसमें वेंट्रल रीजन होता है, डॉर्सल रीजन होता है। तो ये दो जो सर्फेस है इसकी, ऑन द बेसिस ऑफ दीस टू सर्फेस the thallus-like structures of the Rixia is classified. It is composed of parenchyma cells without intercellular spaces. Single layer epidermis is present just below the parenchyma. Rhizoids and scales are also present. उसके बाद डोर्सल रीजन जो होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ द क्लोरेनकमेटस सेल्स विद डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, दीज आर द ऑटोट्रॉप्स, ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकती हैं। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। इसकी ऊपर वाली सतह जो होती है उसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। These are arranged in ventral rows. Air canals are present between the rows are open outside the pores. अब this is the anatomical structure, इसको आप इधर देख सकते हैं। ये इसकी डोर्सल साइड है, ये इसकी वेंट्रल साइड है।
नीचे इसकी स्मूथ वॉल राइजर्स मौजूद होती हैं, ऊपर इसके फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स होती हैं या सेल्स होती हैं जिसके जरिए ये फोटोसिंथेसिस करके अपनी खुराक को तैयार कर सकता है। तो उसके और ये लेयर्स के दरमियान जो है वो एयर स्पेसेस भी मौजूद होती हैं। उसके बाद रिक्सिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव है। अब वेजिटेटिव की कई टाइप्स हैं। उसमें डेथ एंड डिके ऑफ द ओल्डर पार्ट्स ऑफ द थैलस है। इसमें क्या होता है कि ओल्डर पार्ट जो होती हैं उनकी डेथ और डिके होती है तो वो नई प्लांट को जो है ना वो बना देती हैं। बाई सेल्डविन और जीमा फॉर्मेशन, इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर जब ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं, पूल्ड हो जाती हैं, इसमें एक पैलानुमा स्ट्रक्चर डेवलप होती है जिसको जीमा कप्स कहती हैं। तो ये जीमा कप्स जो है ना बाद में जो है ना नए थैलस को जनरेट करते हैं। उसके बाद एडवेंटिशियस ब्रांचेस इसकी डेवलप होती हैं, उसके ज़रिए ये नए प्लॉट्स को बनाते हैं। थिक एप्सिस पैसे इसकी जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर होती है उसके ऊपर जो है ना वो ग्रोइंग सीजन के एंड में वो स्ट्रक्चर डेवलप होती हैं तो वो होते हैं थिक एप्सिस। ये थे जो अपेक्स है वो आमतौर पे थिक हो जाती है और जो ज़मीन के अंदर आमतौर पे पड़ी रहती है। इट डेवलप्स इन न्यू प्लांट इन फेवरेबल कंडीशंस। तो ट्यूबर के ज़रिए भी इसके ट्यूबर्स बनते हैं, जैसे कि रिसिया डेवलप वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जिसको ट्यूबर्स कहते हैं, एडवर्स कंडीशंस में ये बनते हैं ताकि इसकी अपनी सर्वाइवल हो सके। ये फेवरेबल कंडीशन जब आती हैं तो उस वक़्त ये ग्रो कर जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होमोथैलिक टाइप होती है और हेटेरोथैलिक होती है। होमोथैलिक में मोनोसिस होती है। इस केस में 3D और चिगोनी आर बोर्न ऑन द सेम थैलस। एक थैलस के ऊपर ही दोनों किस्म की सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस होते हैं। हेटेरोथैलिक में जो क्या होता है कि एंथीडिया और चिगोनिया मुख्तलिफ थैलस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और ग्रुप्स के अंदर बनते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एंथीडियम है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, तो इसको आप जस्ट इसको गो थ्रू कर लेंगे। इसमें जो टर्मिनोलॉजी दी गई है वो उसको आपने देख लेना है। एंड्रोसाइट्स क्या, मदर सेल्स क्या होते हैं ये आपने देख लेना। जैकेट सेल्स क्या होते हैं, आर्चिगोनियल सेल्स क्या होते हैं। ये बेसिकली डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे एक सेल से फर्दर जो है सेल डेवलप फर्दर जो है ना सेल बनते हैं, फिर 2 सेल बनते हैं, 3 बनते हैं, इस तरह से 8 सेल स्टेज बनती है इन ब्रायोफाइट्स के अंदर। उसके बाद फिर इसके जो एंड्रोगोनियल सेल बनना शुरू हो जाते हैं, फिर जैकेट नेशंस बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ऐसे ही फिर आर्चिगोनियम की डेवलपमेंट है। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है रिक्सिया के अंदर। इसकी भी स्ट्रक्चर तकरीबन मिलती-जुलती होती है। उसके बाद इनकी फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो एंथेरोजोइड्स के ज़रिए होती है। वो जो है ना वो आर्चिगोनियम के अंदर दाखिल होते हैं और वन एंथेरोजोइड जो है वो एग को फर्टिलाइज करने के बाद ज़ाइगोट बनाता है, जैसे कि पहले हमने उसका लाइफ साइकिल देखा। डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो स्पोरोफाइट, तो अब जो एम्ब्रियो या स्पोरोफाइट है उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद इसके अंदर क्या होता है, वो सारी सारी स्टेजेस जो हैं वो लाइफ साइकिल में मौजूद है, वहां से आपने गो थ्रू करना है। तो ये भी एक लाइफ साइकिल है रिक्शिया का। इसमें आप इजीली देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर जरा टेढ़ी सी है कि इसमें किस तरह से जो है ना वो गमीटोफिटिक जनरेशन है और स्पोर्टिफिटिक जनरेशन है। गमीटोफिटिक जनरेशन इसकी जो है वो 1n होती है जबकि स्पोरोफिटिक इसकी 2n होती है। तो इसमें जो है ना एडवेंटिशियस ब्रांचेस बनती हैं। ये एडवेंटिशियस ब्रांचेस और बनती हैं जब वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, जब वेजिटेटिव ग्रोथ इसकी हो रही होती है। These are also structures you can easily understand by using such type of structure throughout the examination, और when एग्जाम में कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो you have to draw all such type of the diagrams that are related to your questions. So this is must because the science is recognized on the basis of the evidence. उसके बाद है जी एंथोसिरोस। एंथोसिरोस जो है ये डेवियन ब्रायोफाइटा, उसके बाद इसकी जीनस एंथोसिरोस कहा जाता है, उसकी क्लास है एंथीरो
एंथीरोप्सिडा। तो इसकी अकरेंस क्या होती है, ये मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस पे जो है ना ग्रो करते हैं। ये अकर इन हिमालयाज एंड एंथीरो कैम्बेनेंसिस आर द कॉमन फाउंड इन द हिमालयाज। ये आमतौर पे जो हिली एरियाज है वहाँ पे मौजूद होती हैं। ये इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होती है, नीचे इसकी राइजोइड्स हैं, ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये ऊपर इसकी रिप्रोडक्टिव बॉडीज बनती हैं। उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर अगर हम स्टडी करें तो इसका थैलस जो है वो लोब्ड होता है, इरेगुलर और डाइकोटोमस ब्रांचेस बनती हैं, और ये स्मॉल रोजेट लाइक प्लांट होता है। राइजोइड्स यूनिसेलुलर होती हैं और थैलस के नीचे होती हैं। स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड, स्मॉल म्यूसिलेजिनस कैविटीज आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड। These cavities contain colonies of a blue-green alga like nostoc। तो इसमें कॉलोनीज बनती हैं और ब्लू ग्रीन एल्जी की तरह इसकी स्ट्रक्चर्स होती हैं। अपर एपिडर्मस क्लोरो, ये इसकी एनाटॉमी है, आप ये देख सकते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। नॉस्टॉक है, लोअर एपिडर्मस में इसकी राइजोइड वगैरह मौजूद है, म्यूसिलेज कैविटीज मौजूद होती हैं, पेरिनोइड्स हैं, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, अपर एपिडर्मस। तो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर आप हमने देखी कि इसमें कौन कौन स्ट्रक्चर है, ये सारी की सारी इसमें स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं। इसकी रिप्रोडक्शन जो होती है वो वेजिटेटिव भी होती है। इसमें जो है ना वो आउट थैलस के अंदर कोई स्टोर्ड फैट्स और प्रोटीन्स प्रोड्यूस होती हैं। ट्यूबर डिटैचेस फ्रॉम द न्यू प्लांट्स, दीज ट्यूबर्स जर्मिनेट टू द मार्जिन्स ऑफ द लोब्स। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या होता है जी कि इसमें जीमा कम प्रोड्यूस होते हैं और वो जीमा कप फर्दर रिप्रोड्यूस करके नए प्लांट को डेवलप करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसकी जो है ना वो दोनों तरह की होती है, डायोशियस भी होती है और मोनोशियस भी होती है। तो इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो इसके थैलस के अंदर डीपली जो है ना वो एम्बेडेड होते हैं, यानी कि अंदर की तरफ होती हैं, ज्यादा वो बाहर नहीं होते। अपनी रिप्रोडक्शन को, अपनी सर्वाइवल के लिए ये प्लांट्स जो है ना अपने आप को अडॉप्ट करती हैं। तो इसकी जो अंथेडिया होती हैं ये अपर साइड पे मौजूद होती हैं और दे आर फाउंड इन ग्रुप्स ऑफ 2 to 4, यानी कि 2 और 4 के ग्रुप में ये पाई जाती हैं। तो ये सारी की सारी कैविटीज होती हैं, कवर्ड होती हैं, डबल लेयर ऑफ द सेल्स, दे हैव नो ओपनिंग टू द आउटसाइड। तो उसके बाद जैसे एंथ्रीडियम की डेवलपमेंट है। एंथ्रीडियम दिस इज द मेल सेक्स ऑर्गन इन रिक्सिया, इन एंथोसिरोस। इसमें आप इसको गो थ्रू करेंगे जस्ट लाइक दैट ऑफ द रिक्सिया। तो वैसे ही इसके ज्यादा कोई फर्क नहीं है, वैसे ही इसकी डेवलपमेंट होती है। लेकिन वहाँ की रिक्सिया के अंदर जो डेवलपमेंट है वो वर्टिकल सेल, उसकी सबसे पहले सेल बनती हैं, इसमें भी वर्टिकल बनती हैं लेकिन सबसे पहले इसका जो है ना वो फर्टाइल सरफेस मौजूद होती है, जबकि उसके अंदर ये स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होती। तो वैसे ही 2 सेल बनती हैं, फिर 3 सेल, फिर उसके बाद जो है रूफ निशल्स डेवलप होती हैं, ये म्यूसिलेज कैविटीज बनती हैं। तो ये इसमें थोड़े से डिफरेंसेस हैं एज कंपेयर टू द रिक्सिया। तो उसके बाद सिमिलरली दी आर्चिगोनिया जो है उसकी डेवलपमेंट भी उसी तरह से ही होती है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन की। इसमें जो है ना आर्चिगोनियल इनिशियल, इनिशियल का मतलब होता है कि सिर्फ एक सेल होता है जो बाकी सेल को जनरेट करता है, बनाता है, सेल डिवीजन के जरिए उसको इनिशियल सेल कहा जाता है। तो उसके बाद एपिकल सेल मौजूद होता है, फिर 1 से 3, 3 के बाद ये प्राइमरी वॉल इसमें डेवलप हो जाती है, एक्सियल सेल्स बनते हैं। तो उसके बाद आउटर और इनर सेंट्रल वॉल जो है ना प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से इसकी फर्दर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद नेक सेल डेवलप होती हैं, नेक सेल डेवलप होने के बाद इसकी आर्चिगोनियल स्ट्रक्चर वगैरह तौर पे डेवलप हो जाती है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन, जो एंथ्रीडियल सेल्स होती हैं ये एंथेरोजोइड्स प्रोड्यूस करते हैं और आर्चिगोनियल सेल्स एपिस प्रोड्यूस करती हैं। दोनों जब मिलती हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो न्यू प्लांट जो है ना वो डेवलप हो जाता है। तो उसके बाद हम आगे चलेंगे, जो है ना इसकी ये स्ट्रक्चर्स पे अल्टरनेशन एपोस्पोरी और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम देखेंगे, ये इसमें किस तरह की होती है। आमतौर पे
जो रिक्शिया के अंदर जो स्ट्रक्चर डेवलप होती है वो स्पोरोगोनियम है, और स्पोरोगोनियम ये लाजमी एक टॉपिक है, इसको आपने स्टडी करना है कि ये क्या चीज़ है। बेसिकली दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोगोनियम। तो डेवलपमेंट को इतना ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं। तो जबकि इसमें जो स्पोर जर्मिनेशन है ये इसको आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है। इसमें क्या होता है कि दिस अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट ऑफ द फ्यू वीक्स और द मंथ। द आउटर वॉल रप्चर्स ड्यूरिंग द जर्मिनेशन, द इनर वॉल protrudes out to form the protonema. The apical cell of the protonema form the thallus. Smooth rhizoids out from the certain cells of the lower surface. They fix the thallus to the soil. Some mucilaginous cavities also develop at the lower side. Nostoc filaments enter through these tubes. तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है ना वो डेवलप होती है, जिसमें कॉलमेला ये स्पोरोगोनियम का स्ट्रक्चर है। स्पोरोगोनियम क्या चीज है? दिस इज द रिप्रोडक्टिव बॉडी और फ्रूटिंग बॉडी ऑफ द रिक्सिया ऑन इन विच द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। तो ये स्पोर्स इस तरह से इसकी एलोंगेटेड सी स्ट्रक्चर होती है और जिसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। तो मुख्तलिफ पार्ट्स में इसके स्पोर्स अंदर मौजूद होती हैं, उसके बाद इसके लेटर्स होती हैं, कॉलोमेला होता है। तो ये सारी ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं जो स्पोर के रिलीज के दौरान हेल्प करती हैं। उसके बाद सोडो इलेटर्स होती हैं, मदर सेल्स होती हैं। ऑल दी स्ट्रक्चर सपोर्ट टू द spore dispersal. उसके बाद एपोस्पोरी, certain cells of the sporophyte can develop into the gametophytes directly under the certain conditions. इसको कहते हैं एपोस्पोरी। एपोस्पोरी के स्पोर खुद इस चीज का अपने आप को डेवलप कर लेती हैं गैमेटोफिटिक जनरेशन में। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एपोस्पोरी, इट प्रोड्यूसेस अ डिप्लॉयड गैमेटोफाइट। उसके बाद अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। इसमें हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन जनरेशन मौजूद होता है। सेक्स ऑर्गन्स डेवलप ऑन द गैमेटोफाइट, द gametes fuse to form the oospore. Oospore gives rise to the sporophyte. The tissues of the sporophyte is diploid. The spore mother cells undergo meiosis give rise to spores. Spores germinate to form the haploid gametophyte. तो स्पोर्स हैप्लोइड गैमेटोफाइट को जो है ना वो जर्मिनेट करते हैं। टू एन कंडीशंस होती हैं, फिर ये डेवलप करके फर्दर प्लांट जो है ना वो बना देती हैं। उसके बाद है फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया जो है इसी क्लास है ब्रायोप्सिडा, जीनस है फ्यूनेरिया। ये इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है। तो ये जितनी डायग्राम में दिखाई गई इतनी बड़ी नहीं होती, बल्कि ये छोटी सी होती है। ये कहाँ पे मौजूद होता है? इट इज टेरेस्ट्रियल मोस्ट प्लांट ऑन शेडी एंड द damp places. Some species are worldwide species grows well on the burn soils. जहाँ पे सम टाइम जो फार्मर्स हैं या फिर फॉरेस्ट के अंदर आग लगती है, आग लगने उसके बाद फिर जब कंडीशंस फेवरेबल आती हैं तो वहाँ पे ये आमतौर पे ग्रो कर जाते हैं। तो इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो है वो गैमेटोफिटिक होती है। वो गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर्स में प्रोटोनिमा होती है, उसके बाद गैमेटोफोर्स होती हैं। तो प्रोटोनिमा एज ए प्रोस्ट्रेट ग्रीन ब्रांच फिलामेंट स्ट्रक्चर्स, इसकी जो फिलामेंट स्ट्रक्चर होती है उसको प्रोटोनिमा कहा जाता है। उसके बाद गैमेटोफोर्स, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम एंड लीव्स। स्टेम और लीव्स में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको गैमेटोफाइट या गैमेटोफोर कंडीशंस कहा जाता है। सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट एट देयर एप्सिस। राइजोइड्स राइज फ्रॉम द बेस ऑफ ईच गैमेटोफाइट। तो ये बेस से ही इसकी राइजोइड डेवलप होती हैं, जिससे ये न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करता है। लीव्स में बी कलरलेस और द ग्रीन। उसके बाद कलरलेस लीव्स आर द स्केल लाइक। Foliage leaves, green leaves are larger in size. They are found in the upper portion of an erect branch. These are called the foliage leaves. They are the spirally arranged. Internal structure of stem. The stem की internal structure जो है ना वो बड़ी interesting है। इसमें the stem has the following internal structure. अब पीछे हमने जितनी भी structures रिक्सिया देखी है, उसके बाद जो है ना वो लिवरवर्ट एंथोसिरोज, उसके अंदर ये स्ट्रक्चर्स नहीं थी, ना ही लीव्स थे ना ही इसके स्टेम थे। जबकि इसमें दिस इज एडवांस टाइप ऑफ द ब्रायोफाइट्स। तो हम ऐसा ऐसा थैलेस लाइक स्ट्रक्चर से एडवांस की तरफ जा रहे हैं।
तो इसमें ये सारी स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। आप स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें लेप्टोइड्स जो है ना वो मौजूद होते हैं। ये सेल्स हैं बेसिकली, दे आर elongated फूड कंडक्टिंग सेल्स। हाइड्रोइड्स आर एम्प्टी वाटर कंडक्टिंग सेल्स। तो दो किस्म के सेल्स को आपने याद रखना है, लेप्टोइड सेल्स और हाइड्रोइड सेल्स। लेप्टोइड का मतलब मैं दोबारा बता देता हूँ, ये elongated फूड कंडक्टिंग सेल्स होती हैं, और हाइड्रोइड जो है वो वाटर कंडक्टिंग सेल्स होती हैं। जैसे कि प्लांट के अंदर जाइलम और फ्लोएम होता है, ऐसे इनके अंदर ये सेल्स होती हैं जो इन दोनों फूड को और पानी को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद है जी कॉर्टेक्स। इट इज प्रेजेंट आउटर द central cylinder. There are the layer of the thin walled cells. The younger cells contain the chloroplast. तो इसमें एपिडर्मस, लीव्स में एपिडर्मस भी होती है, स्टेम में भी एपिडर्मस होती है। A single layer of thin walled cells outer to the cortex without the cuticle is present on the upper surface of the leaves as well as the stem. इसमें रिप्रोडक्शन जो होती है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है वो डिके, डिके का मतलब होता है कि जब ये प्लांट खत्म हो जाता है तो उसके बाद इसके पार्ट्स जमीन पे गिर जाते हैं, गिरने के बाद ये रोटन होना शुरू हो जाते हैं। तो वो इसके जो कुछ प्रोस्टेट ब्रांचेस होती हैं वो इंडिपेंडेंट प्लांट के तौर पे काम करती हैं, उसको ग्रो करके प्लांट को बना देती हैं। उसके बाद जिमी कप या जिमी फॉर्मेशन, इसमें वही कप लाइक स्ट्रक्चर्स बनती हैं और वो फर्दर जो है ना वो डेवलप करती हैं नए प्लांट्स को। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्रोटोनीमा। तो प्रोटोनीमा जब टूटता फूटता है तो फेवरेबल कंडीशंस में ग्रो करके नए प्लांट को बना देता है। एपोस्पोरी इसमें होती है। एपोस्पोरी जैसा कि जो स्पोर्स होती हैं ये प्रोटोनीमा डेवलप करती हैं, उसके बर्ड्स बनते हैं और नए डिप्लॉयड मेटोफाइट को जनरेट करते हैं। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है ये मनुष्य किस्म की होती है। वो सेक्स ऑर्गन्स डेवलप एट द ब्रांचेस कॉल्ड द मेटोफोर्स। तो एक ही प्लांट के अंदर जो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होती हैं उसको मनुष्य कहते हैं। तो स्टीरल हेयर्स मौजूद होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, उसको पैराफाइसिस कहा जाता है। इसकी मेल ब्रांच, द मेल ब्रांच बिगिनिंग 3D is called the male branch and 3D develop in the groups at the convex shape apex of the male branch. The 3D are also surrounded by specialized leaves called the pericytal leaves. Pericytal leaves form well known as the pericytium. तो उसके बाद स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम की जो है ना वो डेवलपमेंट जो है ना किस तरह से होती है, तो इसको आपने गो थ्रू कर लेना है। दिस इज द डायग्राम शोइंग द डेवलपमेंट ऑफ द एंथ्रीडियम और द मेल सेक्स ऑर्गन इन द फ्यूनेरिया। उसके बाद फीमेल जो इसकी ब्रांच होती है वो किस तरह की है, उसमें आर्चिगोनियल स्ट्रक्चर्स या सेल्स मौजूद होती हैं और ये फीमेल ब्रांच के ऊपर प्रोड्यूस होती है। इट राइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द मेल ब्रांच, द एपेक्स ऑफ द इट राइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द मेल ब्रांच, सॉरी ये मेल ब्रांच से राइज होती है। तो ये एपेक्स ऑफ द ब्रांच फ्लैटन्स इनटू द receptacle. Archegonia develop in the clusters on this receptacle. These archegonia are intermingled with the paraphysis. तो आर्चिगोनियल सेल्स होती हैं ये पैराफाइसिस के स्पोरोगोनियम के अंदर जो है ना वो उसके पैराफाइसिस में इंटरमिंगल, मतलब ये है कि घुल मिल जाती है। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द आर्चिगोनियम, इसमें स्ट्रक्चर इसकी जो है वो फ्लास शेप होती है आर्चिगोनियम की, और तो वो शॉर्ट स्टॉक के ऊपर प्रोड्यूस होती है। इसकी बेसल सोलन पार्ट होता है, जैसे जैसे फ्लास्क आमतौर पे हम देखते हैं वैसे ही है, जैसे कि आपकी कोनिकल फ्लास्क होती है वैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है। एंड elongated neck, the venter is surrounded by the two layered jacket too, but the jacket around the neck is single layered. तो अभी इसकी डेवलपमेंट है उसी तरीके से जिस तरह से आर्चिगोनिया डेवलप होता है वैसे एंथ्रीडियम भी डेवलप होता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। फर्टिलाइजेशन जो है वो के जरिए जाइगोट बनता है। मेल स्पर्म्स आर अटैच्ड अट्रैक्टेड कीमोटैक्टिकली। कीमोटैक्टिकली का मतलब होता है कि स्पर्म से इस किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो डेवलप होती है। बेसिकली वो वेव जो होती है वो केमिकल्स होती हैं जिनकी स्पेसिफिक जो है ना आप कह सकते हैं कि स्मेल होती है,
तो इट स्विम्स टुवर्ड आर्चिगोनियम, तो वो आर्चिगोनियम की तरफ स्विम करती है पानी के अंदर। इट एंटर्स इनटू इट एंड फर्टिलाइजेस एग टू फॉर्म द जाइगोट, तो उसके बाद वो फर्टिलाइज करने के बाद जाइगोट को डेवलप कर देती हैं। उसके बाद क्लिप्ट्रा, क्लिप्ट्रा दिस जाइगोट लार्ज इन साइज, it fills up the venter and secretes a thick wall around it. The stimulus of the fertilization initials begins in the cells of venter. Thus, venter form the protective sheath called the clyptra. So, clyptra surrounds the developing sporogonium. Clyptra is these are the sterile structures. ये आमतौर पे जो स्पोरोगोनियम डेवलप कर रहा होता है तो उसके इर्द गिर्द ये लेयर्स बन जाती हैं और उसकी हिफाजत करती हैं। तो उसके बाद है जी स्पोरोफाइट और स्पोरोगोनियम, तो इसको आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है, ये पेपर में आ सकता है। The sporophyte infunaria is commonly called the sporogonium. इसकी स्ट्रक्चर जो है ना वो उसमें फोट होता है, सीटा होता है, ये इसकी स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाद इसका कैप्सूल होता है, तीन इसकी स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे कि ये दिस इज द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर of the sporogonium or the sporophyte. This is the सीटा, उसके बाद दिस इज द कैप्सूल, फुट सीटा एंड कैप्सूल। इसका एक फुट होता है जो लोंगेटेड स्ट्रक्चर है, उसके बाद सीटा आता है, फिर इसका ये कैप्सूल आ जाता है। अब कैप्सूल के अंदर बहुत सारी जो है वो स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। अपर कूलम है, पेरिस्टोम, एनुलस, आउटर स्पोर सैक है, कॉलोमेला है, स्पॉन्जी लेयर है, उसके बाद हाइपोडर्मल लेयर्स, एयर स्पेस, स्पोर सैक्स, इनर स्पोर सैक्स, एपिडर्मस, स्टोमा और कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स मौजूद होती हैं। उसके बाद इसकी बैर की जानब ये पैराफाइसिस होती हैं जो कि इस प्रोगोनियम को सपोर्ट करती हैं, उसकी हेल्प करती हैं। तो उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पोरोगोनियम जो है ना वो ये सारी की सारी जो है ना स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं, तो इसको आपने याद कर लेना है। इसको उसके बाद एक स्ट्रक्चर से फर्दर जो है ना स्ट्रक्चर उसके अंदर भी मौजूद है, जैसे ठीक है उसमें आगे एपिडर्मिस है, कॉलोमेला वगैरह है। तो ये सारी जो स्ट्रक्चर है इसको, इसकी टर्मिनोलॉजी को भी आपको जो है ना उसका अंदाजा होना चाहिए। उसके बाद इसमें स्पोरोगोनियम की डेवलपमेंट है या स्पोरेंजियम की डेवलपमेंट, वो भी सेम तरह की होती है। थोड़ा सा इसमें थोड़े डिफरेंसेस मौजूद हैं। उसके बाद आगे चलें तो हमें जो है ना वो डेवलपमेंट ऑफ कैप्सूल एंड डिस्पर्सल ऑफ द स्पोर्स, स्पोर्स डिस्पर्सल मैकेनिज्म जो होता है वो फ्यूनेरिया के अंदर दिस इज इम्पोर्टेंट कि वो किस तरह से स्पोर को जो है ना वो डिस्पर्स करता है टू द एनवायरनमेंट फॉर देयर फर्दर जनरेशन। तो जब स्पोरोगोनियम की फर्टिलाइजेशन जो है ना डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है तो कैप्सूल जो है ना पक जाते हैं। तो थिन वॉल्ड अपर कोलम सेल्स बी बिलो द एपिडर्मिस एंड एट द बेस ऑफ द एनुलस बिकम ड्राई। तो वो स्ट्रक्चर जो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको अपर कोलम कहते हैं, और वो अपर कोलम जब ये खुश्क हो जाता है, पक जाता है, तो वो ड्राई हो जाता है। ड्राई होने से टेढ़ा मेढ़ा होता है, और टेढ़े मेढ़े होने से जिसको कहते हैं श्रिंकिंग, श्रिंक होने से उसमें स्पेसेस बन जाती हैं। It loosens the connection between the upper column and the underlying tissue. When the upper column is shed, it exposes the peristome. तो upper column गिर जाता है तो नीचे पेरिस्टोम निकलता है। उसके बाद teeth of the peristome regulate the dispersal of the spores. पेरिस्टोम के जो टीथ होती हैं ये स्पोर्स को रिलीज करने में मदद देते हैं। उसके बाद जब वो गिरती हैं स्पोर्स, उसकी जर्मिनेशन होती है और उसमें प्रोटोनीमा डेवलप होता है। अब प्रोटोनीमा यहाँ से हम इस स्ट्रक्चर से हम देख लेते हैं तो किस तरह से लाइफ साइकिल ऑफ यूरिया की चलती है कि सबसे पहले हम जाएंगे इसके जो मैच्योर प्लांट है। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें कि इसमें दो तरह की ब्रांचेस मौजूद होती हैं, मेल ब्रांच होती है और फीमेल ब्रांच। तो मेल और फीमेल ब्रांचेस के अंदर लहदा जो है ना वो सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस होती हैं, आर्चिगोनियम और अंथ्रिडियम। तो वो आर्चिगोनियम और अंथ्रिडियम जो है अंथ्रिडियल सेल्स बनती हैं, फिर ये स्पर्म्स को बनाते हैं। तो फ्लैजिलेटेड इसके सेल्स जो है ना वो स्पोर्स होते हैं। फर्दर फिर ये इस किस्म के स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। फिर इसमें स्पोरोगोनियम प्रोड्यूस होता है, स्पोरोगोनियम स्पोर्स
प्रोड्यूस करता है, वो जर्मिनेट करता है, तो इसमें फिर ये प्रोटोनिमा डेवलप होता है। प्रोटोन डेवलप होने के बाद एक नए प्लांट को डेवलप कर देता है। तो उसके बाद दूसरी इसकी जो लाइफ साइकिल है उसमें फर्टिलाइजेशन जब होती है तो जाइगोट बनता है। तो जाइगोट बनने के बाद इसकी फर्दर स्ट्रक्चर जो है बड़ी एनलार्ज करके दिखाई गई हैं। फिर इसमें एम्ब्रियो स्पोरोफाइट बनता है। यंग स्पोरोफाइट स्टिल इंक्लूड विद द क्लिप्ट्रा, क्लिप्ट्रा के अंदर स्पोरोफाइट इसमें मौजूद रहता है। फिर स्पोर्स है कंटेनिंग द स्पोर मदर सेल्स, स्पोर्स वगैरह इसमें झड़ती हैं और फिर वो फर्दर प्लांट्स को सॉरी जर्मिनेट करके प्लांट नए प्लांट को एक मैच्योर प्लांट को डेवलप कर देती हैं। This is our today's lecture on the bryophytes.